बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 36 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 36 सफ़ा नंबर 755 से। हालांकि कशिश शकल ब्लैक होल्स की वजह से होती है, जो हजारों मील दूर होने के बावजूद अपने अंदर इस कदर ताकत रखती है कि ये अपने गिर्द बनी हुई वेव्स को कशिश शकल में तब्दील कर देती है और उनकी जद में आने वाली हर चीज ऊपर उठने के साथ साथ ब्लैक होल्स के गिर्द घूमना शुरू कर देती है। इनमें से बाज ब्लैक होल्स बेहद छोटे होते हैं, जिनके गिर्द बनने वाले दायरे ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन जो भी इन दायरों की जद में आता है तो इनके साथ घूमता हुआ ब्लैक होल में चला जाता है। और जो बड़े ब्लैक होल्स होते हैं उनके दायरे भी उसी तनावसत से बड़े और कई किलोमीटर के कुतर तक फैले होते हैं। ऐसे दायरों को आम जुबान में एडिगॉन कहते हैं। हो सकता है हालांकि उस हिस्से में कोई एडिगॉन मौजूद हो, इसी एडिगॉन की वजह से कशिश शकल पैदा हो रही हो और ये सब उसी सर्कल में दाखिल हो गए हो। बहरहाल ये सब जिंदा है और एक साथ है। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। इमरान ने कहा, जी हाँ, ये बात तो सच है कि स्पेस में जाने और खास तौर पर एडिगॉन के सर्कल में दाखिल होने के बावजूद हमारे सभी साथी जिंदा और हमारे साथ हैं। कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिलाकर कहा। उन सबको स्पेसशिप में लाकर इमरान ने स्पेसशिप के दोनों दरवाजे बंद कर दिए थे और स्पेसशिप मोड़कर उसी तरफ ले जा रहा था जिस तरफ जाने के लिए संगी ने उसे ऑटो कंट्रोल कर रखा था। ऑटो कंट्रोल में स्पेसशिप किसी रेड प्लैनेट की तरफ जा रहा था, जहां संगी की मालूमात के मुताबिक डॉक्टर एक्स का स्पेस वर्ल्ड या कोई बड़ा हेडक्वार्टर मौजूद था, क्योंकि अर्थ के 8 साइंसदानों को उसी रेड प्लैनेट पर ले जाया गया था। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारा आखिरी वक्त आ गया हो। सांस लेने में प्रॉब्लम होने के साथ साथ मेरे जिस्म पर शदीद दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे यूं लग रहा था कि एक एक करके मेरी सारी हड्डियां टूटती जा रही हो। सफदर ने कहा, सिर्फ महसूस ही हो रहा था ना, टूटी तो नहीं है ना तरबूज खान? इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उन सब के होंठों पर मुस्कुराहटें आ गई। जी हाँ तरबूज खान, सिर्फ महसूस ही हो रहा था। सफदर ने जवाबन इमरान को तरबूज हाँ कहा तो वो सब सफदर की हाजिर जवाबी पर बेख्तियार हंसना शुरू हो गए। हमें तो इस बात पर अफसोस हो रहा है कि संगी और थ्रीसिया आग के हाथों से निकल जाने में कामयाब हो गए हैं। अगर वो दोनों हमारे हाथ लग जाते तो हम उनसे मिस जूलिया के बारे में मालूम कर लेते। सदीकी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, वो भी मिल जाएंगे। मैं हूं ना उसे तलाश करने के लिए। मैं अभी अपने ख्यालात को पर लगाकर हला में छोड़ देता हूँ। मेरे ख्यालात भूल भटक कर कभी न कभी जूलिया तक पहुंच ही जाएंगे और जैसे ही उसे मेरे ख्यालात मिलेंगे वो न सिर्फ मुझे अपनी हैरियत से आगाह कर देगी बल्कि अपना पता ठिकाना भी बता देगी। फिर मैं वहां जाकर उसे आसानी से ले आऊंगा। इमरान ने कहा और वो सब एक बार फिर हंस पड़े। काश कैसा मुमकिन होता। चौहान ने कहा, क्या ऐसा मुमकिन होता जिसके लिए तुम्हें काश कहना पड़ रहा है? इमरान ने कहा, यही कि आप ख्याल हवानी के जरिए मिस जूलिया के जहन तक रिसाई हासिल कर लेते और उनके बारे में आपको पता चल जाता कि वो कहाँ है। चौहान ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ वाकई, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। इमरान ने कहा, चलें, अब आ गया है ना, अब तो आप ऐसा कर सकते हैं। चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब कर सकता हूँ, लेकिन ख्याल हवानी करने के लिए मुझे न सिर्फ तन्हाई की बल्कि सुकून की भी जरूरत होगी। किसी कैबिन में मुझे तन्हाई तो मुयस्सर आ सकती है मगर सुकून नहीं। इमरान ने कहा, क्यों? सुकून क्यों मुयस्सर नहीं आ सकता आपको?
हावर ने पूछा। स्पेसशिप तेज रफ्तार होने की वजह से मुसलसल वाइब्रेशन कर रहा है। इसकी बॉडी का इरताश गो के बेहद कम है, लेकिन इससे मुझे काफी डिस्टरबेंस हो सकती है, जिसकी वजह से शायद मैं जूलिया के जहन तक रसाई हासिल न कर सकूं। इमरान ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप स्पेसशिप को कहीं रोक लें, रुकने की वजह से उसका इरताश भी खत्म हो जाएगा और फिर तो आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, सफ्दर ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, मगर अब मैंने स्पेसशिप रोका तो मुश्किल हो जाएगी। इमरान ने कहा, कैसी मुश्किल? सफ्दर ने चौंक कर कहा, रडार स्क्रीन की तरफ देखो। इमरान ने कहा तो वो सब रडार स्क्रीन की तरफ देखने लगे और फिर वो सब बेहतियात चौंक पड़े, क्योंकि रडार स्क्रीन पर सैकड़ों की तादाद में नुक्ते चमकते हुए दिखाई दे रहे थे और वो ठीक उस तरफ आ रहे थे जहां इमरान स्पेसशिप लेकर जा रहा था। मेरे खुदा, इतने स्पेसशिप, क्या ये हम पर हमला करने आ रहे हैं? कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, ये हमारी बारात लेकर आ रहे हैं, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन हम इनका अब मुकाबला कैसे करेंगे? रडार इन स्पेसशिप को ब्लैक बर्ड शो कर रहा है। इन स्पेसशिप पर सिर्फ 2 मिसाइल थे जो आपने फायर कर दिए थे। अब अगर ब्लैक बर्ड्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया तो हम क्या करेंगे? कैप्टन शकील ने उसी अंदाज में कहा। डांस करेंगे, और वो भी रंबा संबा। क्या ख्याल है? इमरान ने मुस्कुराकर कहा। मैं संजीदा हूं इमरान साहब। कैप्टन शकील ने कहा, संजीदा तो मैं भी हूं, बेशक मेरी शक्ल देख लो, इमरान ने कहा और अपना मुंह बिगाड़कर उसकी तरफ कर दिया। कैप्टन शकील न चाहते हुए भी हंस पड़ा। ब्लैक बर्ड्स की रफ्तार बेहद तेज है और वो जल्द ही हम तक पहुंच जाएंगे। हमें इनसे बचने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना इस बार वो हमें फौरन हिट कर देंगे, सदीकी ने कहा। इससे पहले हम रेड प्लैनेट तक पहुंच जाएंगे, इमरान ने कहा। रेड प्लैनेट? क्या मतलब? ये रेड प्लैनेट क्या है? सफदर ने हैरान होकर पूछा। कैप्टन शकील उन्हें रेड प्लैनेट के बारे में बताने लगा। तो क्या रेड प्लैनेट पर हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा? अगर रेड प्लैनेट पर डॉक्टर एक्स का कंट्रोल है तो उसने रेड प्लैनेट की हिफाजत के लिए भी खसूसी इंतजाम कर रखे होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आगे भी मौत है और पीछे भी, सफदर ने कहा। आगे पीछे ही है ना, दाएं और बाएं तो नहीं। अगर रेड प्लैनेट पर खतरा हुआ तो हम दाएं बाएं निकल जाएंगे, इमरान ने कहा। तो क्या हमारे लिए रेड प्लैनेट पर जाना जरूरी है? चौहान ने पूछा। हाँ, रेड प्लैनेट पर ही वो 8 साइंसदान मौजूद हैं जिनके लिए हम हला में भटकते फिर रहे हैं। अब जबकि उनकी लोकेशन का पता चल गया है तो हम उन्हें डॉक्टर एक्स के पास कैसे छोड़ सकते हैं? अगर संघी की इतला के मुताबिक वाकई रेड प्लैनेट पर डॉक्टर एक्स का स्पेस वर्ल्ड या कोई खुफिया हेडक्वार्टर है तो हम लगे हाथों से भी तबाह कर देंगे। इसी तरह 1 पंथ और 2 काज हो जाएंगे। तीसरा काम जूलिया के लिए होगा, जिसके बाद हम उसे भी तलाश कर सकते हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हम क्या कह सकते हैं? सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। कैसे कह सकते हो भाई? तुम सब कुछ कह सकते हो। मेरे निकाह का हुतबा तुम नहीं पढ़ना है, इसलिए हुतबा पढ़ने से पहले तुम जो चाहे मुझसे कह सकते हो। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, इमरान ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, सफदर ने कहा। इमरान स्पेसशिप की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। रेड प्लैनेट का चमकता हुआ सुर्ख गोला अब इन्हें विंड स्क्रीन से साफ दिखाई देना शुरू हो गया था। रेड प्लैनेट देखते ही इमरान ने उस मशीन पर काम करना शुरू कर दिया था जिस पर संघी ने रेड प्लैनेट को स्कैन करके उसके बारे में मालूमात हासिल की थी। वो जैसे जैसे मशीन पर काम करता जा रहा था, स्क्रीन पर रेड प्लैनेट के बारे में हैरत अंगेज मालूमात आना शुरू हो गई थी। बड़ा जबरदस्त सिस्टम बनाया है जीरो लैंड वालों ने। इस सिस्टम से तो किसी भी सियारे पर होने वाली तब्दीलियों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है, और इस मशीन से ये भी पता चल जाता है कि इस सियारे पर आबोहवा है या नहीं, और वहाँ कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं, और वो इंसानी सेहत के लिए किस कदर खतरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा इस सियारे की जमीन ठोस है या नहीं, और वहाँ पहाड़ है या दरिया।
खाइयों और ठोस चट्टानों की तादाद के बारे में भी ये मशीन तमाम इंफॉर्मेशन फराहम कर देती है। इमरान ने कहा, तो अब ये मशीन रेड प्लैनेट के बारे में क्या इन्फॉर्म कर रही है? कैप्टन शकील ने कहा, रेड प्लैनेट पर होग्रम नामी 4 बम्बों से हमला हुआ था, जिनमें 2000 मेगा पावर की ताकत थी, और ये पावर किसी भी एटम बम की पावर से कहीं ज्यादा होती है। इन 4 होग्रम बम्बों ने रेड प्लैनेट पर जबरदस्त तबाही फैलाई है, जिसकी वजह से रेड प्लैनेट पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और 100 किलोमीटर लंबी दरारें आ गई हैं। इसके अलावा ये मशीन इस बात से भी आगाह कर रही है कि रेड प्लैनेट पर एक बहुत बड़ा और अंडरग्राउंड हला मौजूद है, जहां सैकड़ों कंप्यूटराइज मशीनें काम कर रही थीं और वहां हजारों की तादाद में रोबोट्स मौजूद थे जो होग्राम बम्बों की तबाही की जद में आकर तबाह हो गए हैं। चारों बम ठीक उसी जगह ब्लास्ट हुए थे जहां अंडरग्राउंड हिस्से में मशीनें और रोबोट्स काम कर रहे थे। इसके अलावा इस मशीन से मुझे ये भी पता चल रहा है कि रेड प्लैनेट पर कौन कौन से साइंसी हिफाजती निजाम मौजूद हैं जो होग्राम बम्बों की वजह से खत्म हो चुके हैं। स्पेसशिप में खतरे का कोई अलार्म या कोई काशन नहीं दे रहा, जिसका मतलब है कि हम स्पेसशिप लेकर आसानी से रेड प्लैनेट पर लैंडिंग कर सकते हैं। वहां अगर हिफाजती निजाम मौजूद भी है तो उनसे हमारे स्पेसशिप को कोई खतरा नहीं है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ये सब कुछ आपको इस सर्च मशीन ने बताया है? टाइगर ने पूछा। हाँ, इस पर तमाम तफसील मौजूद है, खुद आकर देख लो, इमरान ने जवाब दिया। और टाइगर ने असबात में सर हिलाया और अपनी सीट के बेल्ट्स खोलकर इमरान के पास आ गया और स्क्रीन देखने लगा। ओह वाकई, ये तो जीरो लैंड वालों का लाजवाब सिस्टम है। रेड प्लैनेट की इस पर तमाम तफसीलात आ रही हैं। टाइगर ने कहा, रेड प्लैनेट का गोला अब तेजी से बड़ा हो रहा था और चूंकि वहां कोई खतरा नहीं था, इसलिए इमरान स्पेसशिप को तेजी से रेड प्लैनेट की तरफ ही लेके जा रहा था। ब्लैक बर्ड बदस्तूर उसके पीछे आ रहे थे। गोंद की रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन इमरान को यकीन था कि ब्लैक बर्ड्स के नजदीक आने से पहले वो रेड प्लैनेट तक पहुंच जाएंगे। बस प्लैनेट पर 60 रोबोट्स मौजूद हैं और उनके पास लेजर गन्ने और मिनी मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। टाइगर ने स्क्रीन पर आने वाली नई तहरीर से इमरान को आगाह करते हुए कहा, तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तब फिर तुम सब एक बार फिर स्पेसशिप की छत पर चले जाओ और छत पर जाकर तुमने रेड प्लैनेट पर माइक्रो 3 बम बरसा देना ताकि वह मौजूद तमाम रोबोट्स तबाह हो जाएं। इसके अलावा मैं तुम्हें ब्राइट स्टॉपर देता हूँ। तुम वो स्टॉपर लैंडिंग से पहले वहां मौजूद किसी गड्ढे में फेंक देना। वहां अगर कोई मशीनी सिस्टम ऑन होगा तो ब्राइट स्टॉपर से वो वहां फ्रीज हो जाएगा। इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और वो स्पेसशिप से एक बार फिर बाहर जाने की तैयारी करने लगे। ये ब्राइट स्टॉपर वही है ना जो तनवीर को कास्ट्राई साइंसदान सर मॉर्सन ने दिया था? त्योहान ने कहा, हाँ, उसी ब्राइट स्टॉपर से ही अर्थ के साइंसदानों ने डॉक्टर एक्स के एक स्पेस स्टेशन M2 को फ्रीज किया था, जिसका फायदा उठाकर वो सब M2 से निकलने में कामयाब हो गए थे। तो क्या ब्राइट स्टॉपर रेड प्लैनेट पर काम करेगा? नवानी ने पूछा। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर जबरान, जो डॉक्टर एक्स की कैद में है, उन्होंने ब्राइट स्टॉपर बनाया ही ऐसे है जिससे हर किस्म की मशीनरी और कंप्यूटर सिस्टम को फ्रीज किया जा सकता है। इमरान ने जवाब दिया, फिर ठीक है, फिर वाकई हमें रेड प्लैनेट पर जाने से कोई खतरा नहीं रहेगा। सदीकी ने कहा। टाइगर कुछ ही देर में तैयार होकर वापस आया। उसने कमर पर नए ऑक्सीजन सिलेंडर बांध लिए थे। उसने जवाना के थैले से गेंदों जैसे माइक्रो 3 बम निकालकर जेब में डाले और इमरान से चांदी जैसा चमकदार गोला जो ब्राइट स्टॉपर था लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैग्नेट शूज पहले ही उसके पैरों में थे। इमरान ने उसके लिए एयरटाइट दरवाजा खोला तो वो दूसरी तरफ चला गया। जब वो बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचा तो इमरान ने उसके लिए दूसरा दरवाजा भी खोल दिया।
थोड़ी ही देर में उन्हें स्पेसशिप के रॉड्स पकड़कर टाइगर महसूस अंदाज में स्पेसशिप की छत पर जाता दिखाई दिया। उनके सामने अब सुर्ख रंग का एक बहुत बड़ा सियारा दिखाई दे रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा था। सुर्ख सियारे पर उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयों के स्याह धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान ने रेड प्लैनेट की तरफ जाते हुए स्पेसशिप की रफ्तार काफी हद तक कम कर दी थी। क्या रेड प्लैनेट पर कश्शे शकल है? सफ्तर ने पूछा। हाँ, सर्चिंग मशीन के मुताबिक इस प्लैनेट पर 120 मेगा मैग्नेट पावर मौजूद है, जो जाहिर सी बात है मसनूई तौर पर पैदा की गई है, इसलिए हमें वहां लैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इमरान ने सफ्तर की बात का मतलब समझते हुए कहा तो सफ्तर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान गिरी हुई वादी दिखाई देना शुरू होगी। मैदान के दरमियानी हिस्से में वाकई बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे और स्याह रंग की पट्टियों जैसी बेशुमार दरारें हर तरफ फैली हुई दिखाई दे रही थी। मैदान के एक हिस्से में इन्हें मशीनी रोबोट्स भी दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में लेजर गन्ने और मिसाइल लॉन्चर भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन हैरत की बात थी कि वो अपनी जगह पर साबित खड़े थे। उनमें से कोई रोबोट भी सर उठाकर इनके स्पेसशिप की तरफ नहीं देख रहा था, जैसे इन्हें स्पेसशिप के आने का सिरे से कोई इल्म ही ना हो। ये रोबोट तो साकित खड़े हैं, कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। होगरम बमों से शायद इनका कंट्रोल सिस्टम या मास्टर कंट्रोल कंप्यूटर में कोई हलल आ गया है, जिसकी वजह से इसे स्पेसशिप के आने का इल्म नहीं हो रहा और रोबोट्स मास्टर कंप्यूटर के मातहत होते हैं। ये वही सब करते हैं जो मास्टर कंप्यूटर इन्हें करने के लिए कहता है। अगर ये हरकत नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि मास्टर कंप्यूटर को हमारे यहाँ आने का इल्म नहीं हुआ, वरना अब तक ये रोबोट्स हम पर लेजर बीम्स और मिसाइल बरसाने शुरू कर देते। इमरान ने कहा। तो क्या मैं इन पर बम न फेंकूं? टाइगर की आवाज सुनाई दी, जो इन सब के साथ इमरान की आवाज बखूबी सुन रहा था। नहीं, फिलहाल बमों की कोई जरूरत नहीं। तुम बस ब्राइट स्टॉपर ऑन करके किसी गड्ढे में फेंक दो, ताकि वहां मौजूद राहसार सिस्टम भी फ्रीज हो जाए। इमरान ने कहा। ऐसा न हो कि मैं ब्राइट स्टॉपर ऑन करूं तो हमारे स्पेसशिप का भी सारा सिस्टम फ्रीज हो जाए। टाइगर ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्राइट स्टॉपर ऑन होने के 2 मिनट बाद वर्क करता है। नीचे गिरने में 2 मिनट लगेंगे। उस वक्त तक हम जमीन पर पहुंच जाएंगे। इमरान ने कहा। नीचे ये किसी ठोस चीज से टकराकर टूट गया तो? सफ्दर ने कहा। ये अंडा नहीं है जो नीचे गिरकर टूट जाएगा। डॉक्टर जबरान ने इसे हार्ड मेटल से बनाया है। इसे किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता। इसे सिर्फ पिघलाया जा सकता है, और वो भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इमरान ने जवाब दिया। मैंने ब्राइट स्टॉपर ऑन कर लिया है बॉस। इमरान टाइगर की आवाज सुनाई दी। ठीक है, उसे नीचे गिरा दो। इमरान ने जवाब दिया। चंद ही लम्हों के बाद उन्हें एक छोटा मगर चमकदार गोला तेजी से नीचे जाता दिखाई दिया। और फिर वो गोला उन्होंने मैदान में मौजूद एक बड़े से गड्ढे में गिरते देखा। इमरान स्पेसशिप काफी नीचे ले आया था। अब भी रोबोट्स वहां साकित खड़े थे। इमरान ने स्पेसशिप के लैंडिंग पैड बाहर निकाले और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता स्पेसशिप सर्च जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता स्पेसशिप सुर्ख जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में स्पेसशिप के पैड जमीन से लग चुके थे। ब्राइट स्टॉपर की वजह से शायद अब तक दूसरी तमाम मशीनरियों के साथ रोबोट्स की मशीनरी भी फ्रीज हो गई होगी। कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, ये सब अब नकारा हो चुके हैं। जब तक स्टॉपर ऑफ नहीं होता उस वक्त तक ये इसी तरह रहेंगे। इमरान ने जवाब दिया। उसने रडार स्क्रीन की तरफ देखा और फिर उसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। ब्लैकबर्ड्स नीचे नहीं आ रहे। उन्हें शायद रेड प्लैनेट की निगरानी के लिए भेजा गया है। वो सब रेड प्लैनेट के गिर्द ही मंडलाना शुरू हो गए हैं। इमरान ने कहा। तो हम बाहर चले? हावर ने पूछा। तो इमरान ने सर हिलाते हुए इस बार एयर टाइट और बैरूनी दरवाजा दोनों खोल दिए। वो सब बारी बारी स्पेसशिप के कैबिन में गए। वहां काफी तादाद में मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे,
उन्होंने पुराने सिलेंडर उतारकर कमरों पर नए सिलेंडर बांधे और फिर महसूस असला लेकर वो सब स्पेसशिप से बाहर निकलते चले गए। रेड प्लैनेट पर वाकई हर तरफ दरारें ही दरारें दिखाई दे रही थी। वहां बनने वाले गड्ढे भी इतने बड़े थे कि उन्हें नीचे मौजूद हर चीज वाज़ेह दिखाई दे रही थी। ज़ेरे जमीन तबाहशुदा मशीनें और रोबोट्स भी दिखाई दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे सुर्ख जमीन के नीचे बहुत बड़ा तहखाना बना हुआ हो, जिसकी छत ढह गई हो और उस छत की जद में आकर वहां मौजूद तमाम मशीनें और रोबोट्स तबाह हो गए हों। तहखाना काफी गहराई में था, वो छलांग लगाकर नीचे नहीं जा सकते थे। दाईं तरफ मौजूद एक पहाड़ का काफी बड़ा दहाना खुला हुआ था, वहां कई मुसल्लह रोबोट्स मौजूद थे। इस पहाड़ से कुछ फासले पर एक स्पेसशिप का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। रेड प्लैनेट पर वाकई हर तरफ दरारें ही दरारें दिखाई दे रही थीं। वहां बनने वाले गड्ढे भी इतने बड़े थे कि इन्हें नीचे मौजूद हर चीज वाज़ेह दिखाई दे रही थी। ज़ेरे जमीन तबाहशुदा मशीनें और रोबोट्स तक दिखाई दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे सुर्ख जमीन के नीचे बहुत बड़ा तहखाना बना हुआ हो, जिसकी छत ढह गई हो और उस छत की जद में आकर वहां मौजूद तमाम मशीनें और रोबोट्स तबाह हो गए हों। तहखाना काफी गहरा था और वो छलांगे लगाकर नीचे नहीं जा सकते थे। दाएं तरफ मौजूद एक पहाड़ में काफी बड़ा दहाना खुला हुआ था, वहां कई मुसल्लह रोबोट्स मौजूद थे। इस पहाड़ से कुछ फासले पर एक स्पेसशिप का बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा था, जिसे शायद उन रोबोट्स ने मिसाइल मारकर तबाह कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पहाड़ के दहाने से नीचे जाने का कोई रास्ता है। आओ उस तरफ चलते हैं, इमरान ने कहा तो उन सब ने असबात में सर हिला दिए और इमरान के साथ पहाड़ की तरफ हो लिए। सामने रोबोट्स खड़े थे, मगर उनमें मामूली सी हरकत भी दिखाई नहीं दे रही थी। इमरान और उसके साथियों ने लेजर गन्नों के साथ साथ रॉकेट गन्नें भी पकड़ रखी थी और वो हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार थे। अगर तनवीर हमारे साथ होता तो वो इन रोबोट्स को यकीनन तबाह कर देता। वो कभी भी इन खामोश खड़े रोबोट्स का रिस्क लेने को तैयार न होता कि ना जाने कब इनमें जान आ जाए और कब ये हम पर हमला कर दें। चौहान ने कहा, तुम तनवीर की यह कमी पूरी कर दो। अगर तुम्हें इन रोबोट से खतरा महसूस हो रहा है तो कर दो इन्हें तबाह। बोला, हमें क्या एतराज हो सकता है? इन रोबोट्स में न तो मेरा कोई रिश्तेदार मौजूद है न ही तुम्हारा। जहां तक मैं जानता हूं न ही हमारे साथियों में से किसी की इनसे जान पहचान है। क्यों साथियों? इमरान ने कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। इन्हें तबाह करने के लिए हमें इन पर बम बरसाने पड़ेंगे, लेकिन आपने यहाँ ब्राइट स्टॉपर गिरा रखा है। क्या ब्राइट स्टॉपर की मौजूदगी में यहाँ हमारा कोई असला काम कर सकेगा? हावर्ड ने कहा, ब्राइट स्टॉपर सिर्फ कंप्यूटराइज्ड निजाम और मशीनरी को फ्रीज करता है, असले पर इसका कुछ असर नहीं होता। इमरान ने कहा, तो फिर रिस्क लेने से अच्छा है कि हम वाकई इन रोबोट्स को यहीं तबाह कर दें, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। नुमानी ने कहा। इससे पहले कि वो कुछ और बात करते, अचानक उन्होंने आसमान से ब्लैक बर्ड्स को तेजी से नीचे आते देखा। ओह, ब्लैक बर्ड्स नीचे आ रहे हैं, उन्हें शायद हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया है, सफदर ने चौंकते हुए कहा। भागो, पहाड़ की दहाने की तरफ भागो जल्दी, इमरान ने तेज लहजे में कहा और खुद भी तेजी से पहाड़ के खुले हुए दहाने की जानिब भागना शुरू हो गए। उसे भागते देख उसके साथी भी दहाने की तरफ बेतहाशा अंदाज में भागते चले गए, लेकिन पहाड़ उनसे काफी फासले पर था। इससे पहले कि वो दहाने तक पहुंचते, माहौल अचानक स्पेसशिप की तेज जाएं जाएं की आवाजों से गूंजना शुरू हो गया। ब्लैक बर्ड्स निहायत तेजी से नीचे आ गए थे और वो तेज रफ्तार परिंदों की तरह उनके सरों पर दाएं बाएं उड़ना शुरू हो गए थे। ब्लैक बर्ड्स को अपने सरों पर मंडलाते देखकर वो सब जमीन पर गिरे और जमीन से चिपक गए। उसी लम्हे ब्लैक बर्ड्स ने उन पर मुसलसल लेजर बीम्स बरसानी शुरू कर दी। ब्लैक बर्ड्स उन पर ब्लास्टिंग रेज बरसा रहे थे, जो सुर्ख जमीन के जिस हिस्से पर पड़ती वहां जोरदार धमाका होता, आग का एक अलाव सा बुलंद होता और जमीन पर एक गड़ा सा बन जाता। चलो उठो, ये अगर यहाँ पड़े रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। पहाड़ के दहाने की तरफ भागो, इमरान ने कहा और उसने उठकर एक बार फिर दहाने की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया।
इसके साथी भी उठे और वो भी तेजी से उसके पीछे भागने लगे। ब्लैक बर्ड्स की तादाद बेहद ज्यादा थी और वो इन पर मुसलसल ब्लास्टिंग रेस फायर कर रहे थे। इमरान और उसके साथी दाएं बाएं उछलते और छलांगे लगाते, ब्लास्टिंग रेस से खुद को बचाते हुए पहाड़ में बने दहाने की जानिब भागते चले जा रहे थे। अभी वो पहाड़ से काफी फासले पर थे कि अचानक उन्होंने एक ब्लैक बर्ड के लॉन्चर से एक लंबा मिसाइल सा निकलकर उस तरफ आते देखा। मिसाइल बिजली की तेजी से उनकी तरफ आया तो वो सब एक बार फिर जमीन पर गिर गए। मिसाइल उनके ऊपर से गुजरता हुआ ठीक उस पहाड़ के किनारे से जा टकराया जहां दहाना बना हुआ था। एक जोरदार धमाका हुआ और उन्होंने पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर बुलंदी पर उछलते देखा। मिसाइल पहाड़ के खुले हुए दहाने के किनारे पर लगा था, जिससे पहाड़ का दहाना मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। जैसे ही पहाड़ का दहाना खत्म हुआ, ब्लैक बर्ड ने तेजी से उनके इर्द गिर्द चकराना शुरू कर दिया। तो क्या हम इन पर हमला करें? कैप्टन शकील ने बेचैन लहजे में कहा। नहीं, रुक जाओ। ब्लैक बर्ड के रोबोट्स शायद हमें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने अब हम पर लेजर बरसानी भी खत्म कर दी है। इमरान ने कहा। वाकई पहाड़ का दहाना तबाह होते ही ब्लैक बर्ड्स ने इन पर लेजर बीम्स बरसानी बंद कर दी थी। एक ब्लैक बर्ड ठीक उनके सरों पर लहरा रहा था। अचानक उस ब्लैक बर्ड के नीचे से लैंडिंग पैड्स बाहर निकले और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना शुरू हो गया। कुछ ही देर में ब्लैक बर्ड्स उनसे कुछ फासले पर सुरख जमीन पर लैंड कर चुका था। जैसे ही ब्लैक बर्ड्स लैंड हुआ, उसी लम्हे उसका पहरा खुला और वहां से लंबी सीढ़ियां निकलकर बाहर आ गईं। सीढ़ियां फैली हुई सुर्ख जमीन से आ लगी और फिर उन्होंने सीढ़ियों से स्याह रंग के रोबोट्स को निकलकर बाहर आते देखा। वो सीढ़ियां उतरते हुए आ रहे थे। उनके हाथों में बड़े दहाने वाली अजीब सी गन्ने थी जो पीछे से चिपटी दिखाई दे रही थी। उन चिपटे हिस्सों पर रंग बिरंगी रोशनियां सी नाच रही थी। क्या ये हमें गिरफ्तार करने आ रहे हैं? सफदर ने पूछा। मुझे क्या मालूम, खुद ही जाके पूछ लो उनसे, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। उसे सफदर के बेतुके सवाल पर गुस्सा आ गया था। ब्लैक बर्ड के निकलने वाले रोबोट्स की तादाद 10 थी। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और फिर मशीनी अंदाज में चलते हुए इमरान और उसके साथियों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। इमरान और उसके साथी बेबसी के अंदाज में इन्हें अपनी तरफ आते देख रहे थे। अगर वो इन पर हमला करने की कोशिश करते तो ऊपर मौजूद बेशुमार ब्लैक बर्ड्स इन पर झपट पड़ते और उन्हें वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता था। इसलिए उन्होंने वहां से खामोशी में पड़ा रहना मुनासिब समझा। अभी रोबोट्स उनके पास भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक इमरान और उसके साथियों ने तेज गूंजदार आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जिसे अचानक एक साथ हजारों गरारियों वाली मशीन चल रही हो। उन्हें सर उठाकर देखा तो उन्हें इस पहाड़ के पीछे से एक और मशीनी पहाड़ सा बुलंद होता दिखाई दिया, जिस पहाड़ के दहाने की तरफ से वो सब जा रहे थे। मशीनी पहाड़ बहुत बड़ा और भारी था। उस पहाड़ के हर हिस्से से जैसे मशीन गनों और मिसाइल लॉन्चरों के दहाने निकले हुए थे। इसके अलावा पहाड़ के दरमियानी हिस्से पर सुर्ख रंग का एक दहाना था जहां बहुत बड़ा अस्सा दिखाई दे रहा था। इस दहाने की शक्ल एक ऐसी टार्च जैसी थी जिसे आमतौर पर अंधेरे में इस्तेमाल किया जाता है। इस पहाड़ जैसे स्पेसशिप को पहाड़ के पीछे से निकलते देख इमरान और उसके साथियों के रंग बदल गए थे। उसी लम्हे उन्होंने अस्से वाले दहाने से सुर्ख रंग की तेज रोशनी निकलते देखी। ये सुर्ख रोशनी रेड प्लैनेट पर उड़ते हुए ब्लैक बर्ड्स पर पड़ने लगी। दहाने से वाकई किसी टार्च की तरह रोशनी खारिज हो रही थी और ये रोशनी इस कदर सुर्ख थी कि उस रोशनी की जद में आने वाले ब्लैक बर्ड्स तेजी से सुर्ख होते जा रहे थे। और फिर अचानक माहौल तेज और जोरदार धमाकों से गूंजना शुरू हो गया। नया पैराग्राफ। जूलिया की आंख खुली तो उसने खुद को शीशे की बनी हुई एक ट्यूब में पाया। वो ट्यूब के अंदर एक कुर्सी पर रॉड से जकड़ी हुई थी। ट्यूब के शीशे का रंग हल्का नीला था, लेकिन उसके आसपास आसानी से देखा जा सकता था। पहले तो जूलिया खुद को इस ट्यूब में देखकर हैरान रह गई, फिर उसे सांप का मंजर याद आए तो वो एक तवील सांस लेकर रह गई। उसे याद आ गया था कि उसने सुर्ख सियारे पर जो तकोने बम फेंके थे
उन बमों से वहां किस कदर तबाही फैल गई थी। जमीन जगह जगह से उधड़ गई थी और वहां पर बड़े बड़े गड्ढे बनने के साथ साथ हर तरफ दरारें सी बन गई थी। इन बमों के धमाकों से वहां मौजूद तमाम रोबोट्स तबाह हो गए थे। फिर जूलिया एक दरार की तरफ आ रही थी कि उसे अकब से दौड़ने भागने की तेज आवाजों के साथ अपने इर्द गिर्द से रंग बिरंगी लेजर बीम्स गुजरती दिखाई दी। उसे पलट कर देखा तो एक पहाड़ का दहाना खुला हुआ था, जहां से बेशुमार रोबोट्स निकलकर भागते हुए उस पर लेजर बीम्स बरसाते हुए उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। जूलिया लेजर बीम से बचने के लिए दरार के करीब जमीन पर गिर गई थी। उसी लम्हे एक रोबोट ने उसकी तरफ एक मिसाइल फायर कर दिया, जो जूलिया से कुछ फासले पर आकर जोरदार धमाके से फट पड़ा। उस धमाके की रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा थी कि जूलिया जमीन से उछल पड़ी थी और फिर वो नीचे जमीन पर गिरने के बजाय उस दरार में गिरती चली गई, जिसे देखने के लिए वो आगे आई थी। दरार काफी गहराई में थी। नीचे गिरते ही जूलिया को अपने जिस्म में शदीद दर्द का ऐसा एहसास हुआ था और इसी दर्द के एहसास ने उसे बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद अब उसे होश आया तो वो शीशे की बनी हुई एक ट्यूब के अंदर मौजूद थी, जहां उसे एक राडनुमा कुर्सी पर जकड़ दिया गया था। ट्यूब के बाहर एक छोटी सी मशीन पड़ी थी, जिसके कई बटन ऑन थे और उस पर बेशुमार बल्ब जल बुझ रहे थे। इस मशीन को देखकर जूलिया समझ गई कि इस मशीन से कुर्सी के रॉड्स ऑन और ऑफ किए जाते हैं। जूलिया ने ट्यूब से बाहर झांक कर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि बाहर रोबोट्स की एक बड़ी दुनिया आबाद थी। वो एक बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा था, जहां चारों तरफ मशीनें ही मशीनें लगी हुई थी। हर तरफ रोबोट्स आते जाते दिखाई दे रहे थे। वहां छोटी बड़ी गाड़ियां भी थीं, जो मुख्तलिफ रास्तों से आती जाती दिखाई दे रही थी। हॉल के वसत में एक बहुत बड़ा मशीनी पहाड़ खड़ा था, जिसका अगला हिस्सा जूलिया के सामने था। मशीनी पहाड़ के अगले हिस्से के दरमियानी हिस्से में सुर्ख रंग की एक बहुत बड़ी टार्च लगी हुई थी, जिसके दहाने पर कई मीटर कतर का अरसा लगा हुआ था। इसके अलावा इस मशीनी पहाड़ की चारों तरफ लेजर गनों और मिसाइलों के दहाने दिखाई दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे ये मशीनी पहाड़ कोई बहुत बड़ा स्पेसशिप है, जिसके चारों तरफ वेपन्स लगाए गए हों, ताकि वो मुड़े बगैर चारों तरफ न सिर्फ लेजर बीम्स बरसा सके, बल्कि हर तरफ मिसाइल भी फायर कर सके। ये स्पेसशिप बिलाशुबा किसी बड़े पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। स्पेसशिप का अगला हिस्सा, जो कि जूलिया के सामने था, इसलिए उसे सामने रेड टार्च के नीचे एक छोटा सा कॉकपिट साफ दिखाई दे रहा था। शायद इस पहाड़ जैसे स्पेसशिप को इसी कॉकपिट से कंट्रोल किया जाता था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।